हेलो एवरीवन। अभी हम जो कोर्ट का जजमेंट है उसमें जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दी है उसको लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो कोर्ट ने बोला कि अगर जो है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके कोई व्यक्ति जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा है गुड्स को और स्टोर कर रहा है गुड्स को, और वहाँ पे वो कंट्रावेंशन कर रहा है किसी एक्ट या रूल का, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो एक सब्सटेंशियल डिटरेंट होना ही चाहिए ताकि इसके जो कंट्रावेंशन है उसको रोका जा सके। और 129 इसी के लिए जो है बनाया गया है। आगे उन्होंने बोला कि 130 बात करता है कन्फिस्केशन की, और 130 में जो है कन्फिस्केशन की प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है अगर जो है डिपार्टमेंट को लगता है कि जो कंट्रावेंशन किया गया है वो किस लिए किया गया है, वो टैक्स को इवेड करने के लिए किया गया है, या तो आपने जो है जो गुड्स थे उसको अकाउंट आपने नहीं किया, या तो आपने बिना रजिस्ट्रेशन के जो आपने गुड्स सप्लाई कर दिया, या आपका जो व्हीकल था उसका व्हीकल का यूज़ करके जो है कैरेज किया गया और उसमें जो है एक्ट के या रूल्स के जो प्रोविजंस थे उसको जो है कंट्रावीन किया गया। उन्होंने बोला कि अगर हम 130 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे और 129 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो 130 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ज़्यादा वाइड हैं, जबकि 129 सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोविज़न का अगर कोई कंट्रावेंशन हो रहा है रूल का हो रहा है तो उसको कर्व करने के लिए बनाया गया है। आगे उन्होंने क्या बोला कि दोनों के दोनों 129 और 130 वो नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है, और वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द एक्ट करके, और वो बनाए किस लिए गए हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है उसको मीट करने के लिए बनाए गए हैं। और उनका जो प्रोसीजर भी अगर देखें तो दोनों के दोनों प्रोसीजर अलग हैं। और सेक्शन 129 का स्पेसिफिक फीचर क्या है कि वो बात करता है कि आप प्रोविजनल बेसिस पे आपके गुड्स को रिलीज़ कर दिया जा सकता है, ऐसा वो बोलता है। 129 सी क्या बोलता है कि सर 129 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए या क्लॉज बी में जो अमाउंट आपके ऊपर पेबल आ रहा है उस अमाउंट की अगर आप कोई सिक्योरिटी फर्निश कर दोगे तो वो हम रिलीज़ कर देंगे। और 129(2) क्या बोलता है कि 67 सबसेक्शन सी में जो भी प्रोविज़न है वो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई करेंगे इस पर। और 67 सबसेक्शन 67 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर 67 सबसेक्शन 2 में अगर जो गुड्स है उसको सीज किया गया है तो उसको रिलीज़ किया जा सकता है प्रोविजनल बेसिस पे अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ ए बॉन्ड एंड फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी इन सच मैनर एंड ऑफ सच क्वांटम रिस्पेक्टिवली एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी पेबल एज द केस में बी। आगे बढ़ते हैं सर। आगे बोला गया है कि जो 129 के जो प्रोसीडिंग है 130 की जो प्रोसीडिंग है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो दोनों के दोनों अलग हैं। हालांकि जो टैक्स और पेनल्टी पे करना है उसको जो डिटर्मिनेशन करना है उसका जो है क्रॉस रेफरेंस दिया गया है। उन्होंने बोला कि 129 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए या क्लॉज बी में जो वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे भी डिटर्मिनेशन करना है ताकि 129 की जो प्रोसीडिंग है उसको क्लोज किया जा सके। और 130 में भी अगर देखा जाए तो 130 में भी बोला गया है कि आपको डिटरमाइन करना है पेनल्टी और अप्लीकेबल टैक्स कितने का क्या पेमेंट करना है, वहाँ पे भी बोला गया कि इसको भी डिटरमाइन करना है। उन्होंने बोला कि इस क्या है कि ओनर जो है गुड्स का और जो ओनर है कन्वेंस का वो क्या कर सकते हैं, वो कन्फिस्केशन को अवॉइड कर सकते हैं। जो भी उनको फ़ाइन बोला गया है अगर वो फ़ाइन दे देंगे, लेकिन इसमें आगे क्या लिखा गया था सेक्शन में कि ये इन एडिशन होगा, मतलब ये आप फाइन आपने पे कर दिया तो आप यहाँ से आपको पूरी छूट नहीं मिल जाएगी, ये आप जो पे करोगे ये इन एडिशन होगा किसी भी टैक्स पेनल्टी या चार्जेस का। आगे सेक्शन 129 के बारे में बताया कि वो बात करता है डिटेंशन की, सीजर की और रिलीज करने की, गुड्स की और कन्वेंस की जो कि ट्रांजिट में है। लेकिन जो 130 बात करता है वो कन्फिस्केशन की बात करता है और उसके ऊपर लेवी करता है टैक्स पेनल्टी या फाइन की। ऑल्दो जो है दोनों के दोनों सेक्शन नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज से शुरू होते हैं, लेकिन अगर हम दोनों की रीडिंग अगर करते हैं, हार्मोनियस रीडिंग करते हैं और उसमें जो ऑब्जेक्टिव है उसका जो पर्पस है अगर उसको देखते हैं तो इससे पता ये चलता है कि दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है। सेक्शन 130 क्या बोलता है, वो कन्फिस्केशन की बात करता है और वो किसी भी तरह से 129 के ऊपर जो है डिपेंडेंट नहीं है। दोनों के दोनों सेक्शन क्या है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। आगे क्या लिखा है सर, आगे उन्होंने बोला कि अगर जो है गुड्स या कन्वेंस जो है उसको अगर रिलीज़ किया जा रहा है, पेमेंट कर दिया आपने टैक्स का और पेनल्टी का 129 में, और उसके बाद में डिपार्टमेंट को अगर आपके अगेंस्ट में कुछ एविडेंस मिलता है तो क्या हो सकता है कि भाई वो उसमें कन्फिस्केशन की प्रोसीडिंग 130 में शुरू हो सकती है। आगे उन्होंने बोला कि 130 जो है वो 129 सबसेक्शन 6 के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वापस आगे बढ़ते हैं तो 129 और 130 वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और वो इंडिपेंडेंट है। अगर जो है
टैक्स और पेनल्टी का अमाउंट वो डिटरमाइन किया जा रहा है 129 में, और उसमें क्या किया जा रहा है, रिलीज कर दिया जा रहा है गुड्स को और कन्वेंस को। तो क्या अब अगर ये जो डिटरमाइन किया गया और अगर इसको डिपॉजिट नहीं किया गया स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड में, तो फिर क्या होता है सर, तो फिर क्या हो जाएगा कि फॉरफीचर हो सकता है गुड्स और व्हीकल का। लेकिन उन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है कि उसमें उन्होंने बोला कि दिस डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई दैट द कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग कैन बी initiated only in the event of the failure on the part of the owner of the goods or the conveyance in depositing the amount toward the tax and liability determined under section 129। तो 129 में जो आपको अमाउंट डिपॉजिट करना है, अगर आपने उसको आप नहीं पे किया तो क्या हो जाता है कि फॉरफीचर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अमाउंट अगर आपने जो डिटरमाइन किया गया था 129 में वो नहीं पे किया तो ही कन्फिस्केशन होगा, ऐसा आपको नहीं मानना चाहिए। Failure to pay the amount of tax and penalty as contemplated under section 129(6) of the act would be just one of the circumstances। जो 129 में अगर आपने पे नहीं किया अमाउंट तो उसकी वजह से 130 की प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है कन्फिस्केशन की। ये सिर्फ एक केस है, ऐसा उन्होंने बताया। If in the use of the conveyance for transportation of goods or storing of goods in transit the contravention of the provision of the act/rule is established, there could be no doubt with the provision of section 135 of the act the consequence of confiscation would be visited। उन्होंने बोला कि अगर 115 में जो कंडीशन मेट करनी है अगर वो मेट हो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि आप जो है प्रोसीडिंग आप कन्फिस्केशन की शुरू नहीं कर सकते। ऐसा उन्होंने बोला कि ये स्पष्ट आपको रखना है। इफ द इंटेंशन टू इवेट पेमेंट ऑफ टैक्स इन ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स बाय कन्वेंस इज एस्टैब्लिश would be it outside the purview of the provision of section 134 of the act which stipulate that if any person contravene any of the provision of the act or the rules made thereunder with the intent to evade payment of tax then there shall be confiscation। अब उन्होंने क्या बोला कि 134 को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें यही बोला गया है कि अगर कोई आप कंट्रावेंशन कर रहे हो किसी भी एक्ट का रूल का और उसमें जो है इंटेंशन आपका जो है वो टैक्स को इवेड करने का है तो कन्फिस्केशन होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 134 की जो प्रोसीडिंग है उसको हम जो है अप्लाई नहीं कर सकते। आगे उन्होंने बोला कि द अथॉरिटी व्हेन दे इंटरसेप्ट अ कन्वेंस कैरिंग गुड्स और इन विच गुड्स आर स्टोर्ड मे नॉट बी एबल टू इमीडिएटली असर्टेन वेदर देयर इज कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल एंड इफ देयर इज कंट्रावेंशन द ट्रू नेचर ऑफ द कंट्रावेंशन। अब उन्होंने बोला कि जब हम अथॉरिटी जो डिटेन करती है किसी भी गुड्स को तो तुरंत का तुरंत तो वो बता नहीं सकते कि भाई इसमें कंट्रावेंशन हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसके बाद में वो भी ये भी तो नहीं बता सकता कि उसका ट्रू नेचर क्या है। द अथॉरिटी मे नॉट इमीडिएटली नो वेदर देयर इज एनी इंटेंट टू इवेट द पेमेंट ऑफ टैक्स। और वापस ठीक है डिटेन कर लिया आपने, आपको पता नहीं कि कंट्रावेंशन हुआ है, और उसके बाद में आपको ये भी तो नहीं पता कि भाई इस जो कंट्रावेंशन किया गया है उसमें मेन इंटेंशन था कि आप टैक्स का पेमेंट इवेट कर सको। देयरफॉर ऑन डिटेंशन कन्वेंस depending on the circumstances of the case including the information available to the authorities proceeding under section 129 would inevitably follow। तो उन्होंने क्या बोला कि जब डिटेंशन होगा तो क्या होगा 129 की प्रोसीडिंग तो शुरू हो ही जाएगी। However, if during the course of the inquiry under section 129 it comes to the knowledge of the proper officer, लेकिन क्या हुआ 129 की इंक्वायरी जब शुरू हो गई उस समय में जो प्रॉपर ऑफिसर है उसकी जानकारी में कुछ चीज़ें आती हैं। क्या जानकारी आती है दैट द कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट/रूल वाइल ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और इन स्टोरिंग गुड्स इन ट्रांजिट इज विद द इंटेंट टू इवेट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो अब 129 में क्या हुआ, 129 में पता था कि भाई ये कंट्रावेंशन हुआ है कि नहीं हुआ ये पता नहीं था, उन्होंने लेकिन डिटेन किया था। डिटेन करने के बाद में वो उसकी इंक्वायरी कर रहे कि भाई कंट्रावेंशन है कि नहीं है, और 129 की जब प्रोसीडिंग चालू हो गई उस समय पे उनको कुछ जानकारी मिली कि भाई ये जो कंट्रावेंशन हुआ है वो किस लिए हुआ है, विद द इंटेंशन टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स हुआ है, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो आगे उन्होंने क्या बोला कि प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 130 ऑफ द एक्ट वुड हैव टू फॉलो। तो क्या हो जाएगा कि 130 के अंदर जो प्रोसीडिंग है वो शुरू हो जाएगी। इट कैन नॉट बी रीजनेबली ओपाइंड दैट द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 129 ऑफ द एक्ट मस्ट फर्स्ट कंक्लूड एंड देन द कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग अंडर 130 ऑफ द एक्ट मस्ट कमेंस। तो ऐसा आप नहीं बोल सकते कि पहले 129 के अंदर जो प्रोसीडिंग है वो आप कर ले ख़त्म करिए और उसके बाद में आप फिर 130 की जो कन्फिस्केशन की प्रोसीडिंग है आप उसको शुरू करिए। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर होगी अपने को कि 129 और 130 अलग अलग जो है प्रोविज़न है। 129 का जो है ऑब्जेक्टिव है वो अलग है, 130 का जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग है, और हम ऐसा डिपार्टमेंट को नहीं बोल सकते कि नहीं आप पहले 129 के अंदर
में आप प्रोसीडिंग आपकी ख़त्म करिए, उसके बाद में 130 आप अप्लाई करिए। या अगर 129 में अगर आपने कोई ऑर्डर पास नहीं किया है तो आप 130 में कन्फिस्केशन नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं होगा। दोनों के दोनों अलग अलग सेक्शन है, दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अलग हैं। ये जो है इस रूलिंग से पढ़ने के बाद में हमको डिस्कशन में ये क्लियर चीज़ होती है। थैंक यू।